नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे इस राइट में आपका स्वागत है। राम राज्य, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, राम राज्य जिसे भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत की धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आदर्श राज्य माना जाता है, क्या उन भगवान राम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? बड़ी बहस चल रही है और इसी पर बात करने के लिए श्री गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, इसी साल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य रामनवमी हुई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी राम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अब तो चुनाव चल ही रहे। देखिए, मैं एक चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी काम करती है तो उसका क्रेडिट वो ज़रूर लेगी और उसे लेना भी चाहिए। ये पॉलिटिकल बिहेवियर है, ये हर युग में हर देश के पास रहा है, हर देश ने ऐसा किया है। किसी देश ने अगर वहाँ ब्लैक भाई बहनों के लिए कुछ भी अच्छा किया है तो उन्होंने उसका क्रेडिट लिया है। अब राम मंदिर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। राम मंदिर देश के गौरव का प्रतीक है जो कहीं धूमिल था। अब उस राम मंदिर बना और उसमें रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो लोगों के हृदय, चाहे वो बीजेपी के हैं अथवा नहीं है, संघ से जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन सबके हृदयों में वह उल्लास था। मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से, वह उल्लास था। अब इस उल्लास को मोदी जी ने वहाँ पहुँच के और दुगना तिगना कर दिया। उन्होंने कोई राजनीतिक बात मंच से नहीं की, मैं वहीं पास में ही था, सुन रहा था, कोई राजनीतिक बात नहीं की, विकास की चर्चा वहाँ भी उन्होंने की। तो जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया, अगर इसका क्रेडिट मिल रहा है बीजेपी को तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ताला लगाने का क्रेडिट भी तो लिया था। मंदिर कोई नहीं जाएगा इसका क्रेडिट भी तो लिया था, हरिहर मंदिर का भी तो क्रेडिट लिया था। तो जब वो क्रेडिट लिया जा सकता है तो खुलवाने का क्रेडिट क्यों नहीं लिया? नहीं, मुझे फिर एक बार बताइए, ये बड़ा बहस का विषय है। लोग कह रहे हैं कि आपने तो इसे बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का फंक्शन बना दिया। पॉलिटिकल लोगों ने ये बात की, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने बात की और कह रहे हैं कि हम भगवान राम के यहाँ पर जाएंगे पर बीजेपी या आरएसएस या वीएचपी के बुलाने पर नहीं जाएंगे। तो क्या बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी का प्रोग्राम था? देखिए, वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो न्यूट्रल कम्युनिटी से थे, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी से थे ही नहीं। तो बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसा कह रही है, उन्होंने पहले कहा था इनवाइट नहीं आया, फिर जब इनवाइट पहुंचा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अब हम आएंगे नहीं। तो ये उनके सिरे पर प्रॉब्लम है, ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वहाँ जाते तो रौनक और बढ़ जाती। देखिए, राम मंदिर सबका है, भारत का है, पूरे भारत का है। इसके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये इन सब का है, चाहे वो किसी भी धर्म मज़हब को फॉलो करते हो, वो सबका है और उन्हें वहाँ पर होना चाहिए था। अगर वो होते तो शायद बीजेपी उतना बड़ा क्रेडिट ले भी नहीं पाती। नहीं तो मतलब आप मान रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मिल रहे हैं और मिलेंगे भी बीजेपी को? जी, मिलेंगे और मिलने चाहिए भी, इसमें कहीं कोई नहीं। पॉलिटिकल बिहेवियर का एक सीधा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है और वो ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी काम करती है तो वो लोगों को ज़रूर बताती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और लोग उससे प्रसन्न होकर उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बहस का विषय आता है। वो कहते हैं कि आप मंदिर बना रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और आप मंदिर बना रहे हैं। देखिए, मंदिर जो बन रहा है ये कोई सरकारी फंड से तो बन नहीं रहा है, जितना मुझे मालूम है। लोग इसमें मदद कर रहे हैं, जो विदेशी लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। तो मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने से मैं बताऊं कम से कम 10,000 परिवारों को फ़ायदा हुआ है, कम से कम। वहाँ से लेकर लखनऊ तक फ़ायदा हो रहा है लोगों को। मिठाई की दुकानों से लेकर और टी स्टॉल तक न जाने कितनी चीज़ें खुल गई हैं।
और 3 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उस क्षेत्र में। तो मंदिर बनने से फ़ायदा तो होता है। केदारनाथ कितना अर्न करता है ना? केदारनाथ का जो मंदिर स्थल है, वहाँ से कितनी ज़बरदस्त अर्निंग होती है, कितने लोगों के घर परिवार उससे पलते हैं और वो डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं। और दूसरी बात, हर चीज़ को हम केवल पैसे से नहीं तोलते, शांति से भी तो तोलते हैं। जंगल जाते हैं बहुत सारे लोग, हिचहाइकिंग और साइकिलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। क्यों करते हैं? केवल पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि उस शांति को वो अपने भीतर खोज रहे हैं, या खेल कर, कोई दौड़ कर, कोई किसी तरीके से उसको प्राप्त करता है। तो मंदिर बनने से रौनक आती है, मंदिर बनने से विकास होता है, मंदिर बनने से शांति आती है। और जो हमारे धर्म के मंदिर, इसमें तो कोई भी आ सकता है और सबके लिए ये खुले होने भी चाहिए, कोई भी आए इसमें, तो ये तो अच्छा ही है। और अब पॉलिटिकल बात पर आते हैं। आपको क्या लगता है, इस चुनाव के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पिछले 10 साल से बीजेपी लड़ा रही है, और ये उन्होंने अयोध्या को भी इसी का प्रतीक बना दिया कि हिंदू और मुसलमान में जो तथाकथित डिवीजन है, जो तथाकथित बंटवारा है, वो जो है मेन कारण है देखिए, कुछ लोग बीजेपी के आगे बढ़ने का। कुछ मुस्लिम नेता लोग वो ये मानते हैं कि हमें चीज़ें मिलती रहें तो सेकुलरिज्म है, और हमसे चीज़ छीननी शुरू हो जाए तो सेकुलरिज्म नहीं है। यानी माइनॉरिटी कमीशन मुस्लिम कमीशन बन जाए तो चीज़ें ठीक हैं, माइनॉरिटी कमीशन में सारे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाए सरकार तो वो गलत है। तो ये जो अतिवादी सोच है, इस सोच को ख़त्म करना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि उनके अलावा भी और ऐसी कम्युनिटीज़, संप्रदाय, समुदाय यहाँ रहते हैं और उनका भी उतना हक है यहाँ पर। तो उसे वो फिर अपने धर्म खतरे में है करके उसका मुद्दा ना बनाए, बल्कि उसके साथ उसको सहजता से लें, उसको सहजता से लें। कितने शहरों में, गलियों में मंदिर हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, लोग उसमें जाते हैं, जाने दें। वो ना जाए, उनका मन नहीं है तो वो ना जाए, लेकिन बाकी कोई जाता है, जाने दें। नहीं, आरोप लगता है मोदी जी पे कि आप तो मंदिर भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, इसीलिए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, इस आलोचना पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर कोई भी होगा, वो कहीं पहुंचेगा, वो छोटी हस्ती नहीं होता, वो बहुत बड़ी हस्ती होता है। तो प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएगा तो मीडिया उनको कवरेज करेगा ही, उनको कवर करेगा ही करेगा। राहुल गांधी को भी तो करता है। अब राहुल गांधी को कम करते हैं तो राहुल गांधी वैसा काम करेंगे तो ज़रूर उनको भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। मीडिया उनको भी कवर करता है, और हो सकता है शुरुआत में उतना कवरेज नहीं मिलती हो, लेकिन धीरे धीरे मिलने लगी। केजरीवाल जी को भी धीरे धीरे कवरेज मिलने लगी है। तो मीडिया अपना कार्य वो तो जेल चले गए, आप कैसी बात कर रहे हो गुरु जी? जेल चले गए केजरीवाल, कवरेज तो मिल ही रही है। जेल जाने की भी कवरेज। चलिए, ये तो एक विषय था जो हमने थोड़ा लाइटर मोड पे बोला, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो अयोध्या का मुद्दा है, इन चुनाव पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके हिसाब से? अयोध्या का मुद्दा इम्पैक्ट डाल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के स्ट्रगल में भाग लिया। उनके गांव, उनके मोहल्ले, उनके शहर, वो प्रभावित हैं श्री मोदी जी से। एक चीज़ हमें और समझनी होगी यहाँ पर, श्री मोदी जी और भाजपा, वो श्री मोदी जी से प्रभावित है। और ये जो वोटिंग हुई है, चाहे वो 14 की हुई हो, ख़ास तौर से 19 की, और अब जो 24 की है, ये 19 और 24 की वोटिंग श्री मोदी जी के नाम पर हुई, उनके चेहरे पर हो रही है। तो ये फ़र्क डालेगा और इससे वोट प्रतिशत जो है भाजपा का बढ़ेगा। आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से इन चुनाव के 4 या 5 बड़े मुद्दे क्या है? 5 बड़े मुद्दे जो आपको लगता है कि इन चुनाव के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे, असर डालेंगे। मंदिर ज़रूर डालेगा। उसके अलावा जो सड़कों का विकास हुआ है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। बेरोज़गारी भी, मैं ये नहीं कहूँगा, बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत सारे युवा नाराज़ हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे भी तो उसका सॉल्यूशन भी आना चाहिए। और 370
370 भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कश्मीर के मुसलमान भी 370 को लेकर परेशान थे और वो भी मोदी जी का सपोर्ट में दिखाई दे। मैं एक दिन बाइट देख रहा था एक मौलाना साहब की, तो वो मोदी जी के सपोर्ट में थे कि ये 370 हटा, अब थोड़ा खुलापन सा महसूस हो रहा है। तो ये मुद्दे हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, ये भी एक मुद्दा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, वो करेगा, निश्चित रूप से करेगा, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ख़ासतौर से वहाँ रोड्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको लेकर भी वहाँ बड़ा मोदी जी के प्रति सम्मान मैंने लोगों को देखा। भी नॉर्थ ईस्ट मैंने यात्रा की तो वहाँ लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान है और वो ये पूछते हैं फिर वो नहीं तो कौन। एक ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त देश के अंदर, वो नहीं, चलो मान लिया, तो कौन, उनके आसपास फिर और कौन है? ये जो राहुल जी है ना, मोदी जी और राहुल जी, यही कंपैरिजन होता है चुनाव में, इंडिया वर्सेस एनडीए। देखिए, वो तो कोई नहीं है तो वो है, लेकिन उनका कद अभी उतना ऊंचा नहीं हुआ। ये मैं बड़े सरल भाव से कह रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बड़े सहज सरल भाव से कह रहा हूँ। मोदी जी का जो व्यक्तित्व खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यक्तित्व खड़ा हुआ है, उसके आसपास नहीं है अभी राहुल जी। आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहता, संभावनाएं प्रखर हैं, लेकिन अब लोग माइक से जिस प्रकार की भाषा सुनना चाहते हैं, जिस प्रकार की आवाज़ सुनना चाहते हैं, जिस प्रकार के तथ्य सुनना समझना चाहते हैं, अभी श्री राहुल जी को उस लेवल पर आना है। तो एनमास वोटिंग हो जाए उनके लिए, ऐसा नहीं है। वो हृदय प्रिय हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव शुरू हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, 140 करोड़ लोग, और ये मान के हम चल रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ के आसपास, लगभग 97 करोड़ वोटर इस साल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। आप सोचिए, दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं है। इसीलिए न केवल भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से देश है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी। और यही नहीं, हमने G20 में बताया था कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी भारत में प्रजातंत्र और गणतंत्र यहीं से जन्मा है। तो आगे सराइट में हम आपको चुनाव की पल पल की खबर देते रहेंगे।